बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हमको टू डायमेंशनल जो हम लोग कर रहे हैं उसका थोड़ा आगे वाला पार्ट हमको करना है, जिसका नाम है वर्तुल गति, मतलब सर्कुलर मोशन। ठीक है, हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ ली। प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन के अंदर ही आती है और उसी का एक पार्ट है। अब सर्कुलर मोशन मतलब कि वर्तुल गति या वृत्ताकार गति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। समझना ध्यान से। वर्तुल गति दो प्रकार की होती है, मैंने आपको कल भी बताया था। एक तो ऐसी होती है जो आप बचपन में पत्थर डाल के फेंकते हो, और एक ऐसी होती है जो आप जब जाते हो ना डॉलर में झूलने, गोल झूला होता है ना, जब हम मेले में जाते हैं तो मेले में एक झूला ऐसे झूलता है, तो वो कहलाता है गोल झूला। तो जब हम ऐसे वृत्ताकार गति करवाते हैं, जिस द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज वर्तुल गति। तो वर्तुल गति देखा जाए तो दो प्रकार की हमारे पास होती है। एक तो क्षैतिज वर्तुल गति मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, एक होती है ऊर्ध्वाधर वर्तुल गति मतलब वर्टिकल, ऐसे है ना। तो अगला जो आपका टॉपिक है उसका नाम है वर्तुल गति। हेडिंग दो, वर्तुल वर्तुल गति या इसको बोलते हैं वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति मतलब सर्कुलर मोशन, यह एक द्विविमीय गति होती है। ये बात मैंने आपको बताई थी, पहले लिख लो, एक पॉइंट लिखो। यह एक नंबर वन पॉइंट, यह एक द्विविमीय गति होती है। यह एक द्विविमीय गति होती है। प्रकार लिख लो, दो प्रकार की होती है। यह एक द्विविमीय गति होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, दोनों प्रकार मैंने आपको बता दिए। नंबर पहला है क्षैतिज तल में वर्तुल गति, क्षैतिज तल में वर्तुल गति मतलब जैसे आप धागे में पत्थर बांध के घुमाते हो ना, धागे में पत्थर बांध के आप घुमाते हो वैसा। हाँ तो सोनिया कर लो, कंप्लीट कर लो, तुम्हें आगे वाला काम तुम्हें बताई दिया। अच्छा, इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो वर्तुल गति को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सो मैंने आपको फर्स्ट लाइन लिखवाई है, सर्कुलर मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन, है ना। टाइप्स लिख लो, देयर आर टू टाइप्स, जिसमें पहला टाइप है सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। पहला टाइप है सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वाली मोशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें जब जैसे ही धागा टूटता है तो पत्थर जो है बाहर की तरफ फेंकता है, क्योंकि उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको बात पहले ऑलरेडी बता दी। तो ये एक सर्कुलर मोशन है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। यहाँ पर ये एम मासिव एक कोई पार्टिकल है, जैसे पत्थर है मान लो, ये आर रेडियस है इसका जिसमें ये घूम रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक वेलोसिटी का वेक्टर लग रहा है जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है, और ये ऐसे घूम रहा है। ये एक सिंपल सा हमारे पास एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, है ना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कल भी कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई फिजिकल फोर्स नहीं होते हैं, कोई ना कोई एक फिजिकल फोर्स है जो इन फोर्सेस को बैलेंस करके रखता है। तो जैसे आप धागे में पत्थर बांध के घुमा रहे हो,
तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, धागे में पत्थर को बांध के घुमाने का तात्पर्य क्या हुआ कि यहाँ पे कहीं ना कोई एक फोर्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। और वो फोर्स है टेंशन फोर्स, जो इसके सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। एक टेंशन फोर्स है जो इसके सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक शर्त, वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक शर्त वो ये होती है कि लगने वाला बल बराबर अभिकेंद्री बल। लगने वाला बल मतलब कि जो उस पर लगता है वो टेंशन फोर्स है वस्तु, तो लगने वाला बल बराबर अभिकेंद्री बल। मतलब कि जैसे एफ फोर्स की बात करूं तो वो एफ फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा उसमें, अभिकेंद्री बल एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, एक ही बात है। अब हम ये जानते हैं कि आवर्त गति जब होती है, वृत्तीय गति जब होती है, सर्कुलर मोशन जब होती है, तो उसका एक आवर्त काल भी होता है। तो चूंकि आवर्त काल मतलब जो टाइम पीरियड है उसके पूरे सर्किल के पूरे होने का, वो क्या होगा यहाँ पे, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मान लो उसकी वेलोसिटी v है जो मैंने डायग्राम में दिखा रखी है, तो वो एक पूरा सर्कुलर मोशन 2 पाई r दूरी तय करके पूरा करता है। और जो उसकी चाल है वो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि v है, जिससे वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना। तो इस v चाल से वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। इस स्थिति में थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए हम ये बात समझ लेते हैं कि जैसे ही v इज इक्वल टू हम इसमें निकालेंगे, तो वेलोसिटी हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन टी, ठीक है। तो जैसे ही इसकी वैल्यू को मैं ऊपर रखूंगा, यहाँ से इस इक्वेशन में रख दो, ऊपर वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स लगेगा, अतः लगने वाला बल जो होगा वो हो जाएगा m अपॉन r। वी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 2 पाई r अपॉन टी टू द होल स्क्वायर। तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो ये 4 पाई स्क्वायर m, r स्क्वायर से r कैंसिल हो जाएगा, केवल एक r बचेगा यहाँ पे, और यहाँ बचेगा केवल t स्क्वायर। तो ये तुम्हारा फोर्स हो गया। अब वृत्तीय गति में मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था कि बेसिकली क्या होता है, v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा होता है, सॉरी ओमेगा क्रॉस r होता है, उल्टा लिख दिया मैंने। जिसमें हम ये बात बोलते हैं कि ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी होता है, लिख लो चाहो तो, कोणीय वेग बोलते हैं ओमेगा को। अब जिसमें अगर ओमेगा और आर दोनों परपेंडिकुलर है, नॉर्मली यहाँ पर परपेंडिकुलर ही है, देख लो ओमेगा इधर है, आर इधर है, तो इनमें एंगल तो खैर 90 डिग्री का ही है। तो इस स्थिति में v इक्वल टू आर ओमेगा भी लिख सकते हैं, जहाँ पे ओमेगा जो है वो कोणीय वेग होता है। तो आप रेखीय वेग और कोणीय वेग में एक संबंध निकाल सकते हो, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन हमको ये पता है, और ये हमको पता भी होना चाहिए कि ये दोनों में क्या होता है, रिलेशन होता है। तो जैसे इस रिलेशन का आप यूज करोगे, और हाँ एक और रिलेशन होता है कि कोणीय वेग मतलब एंगुलर वेलोसिटी बराबर आवृत्ति भी होता है, जिसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड भी होता है। तो ये रिलेशन भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन सब रिलेशन को मद्देनजर रखते हुए हम एक बात बोल सकते हैं कि जो फोर्स आपने ऊपर क्रिएट किया है
उस फोर्स में mv² था, उस फोर्स में क्या था, mv² था। यहाँ पर v की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं mr² ω²/r, ठीक है। और जैसे इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये होगा हमारे पास m ω² और r, और इसका जो मात्रक होगा, क्योंकि ये कोणीय आवृत्ति है इसलिए इसका मात्रक भी उस हिसाब से होगा, रेडियन पर सेकेंड रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार की मोशन कंप्लीट हो गई आपकी, ये एक प्रकार की क्या हो गई, मोशन कंप्लीट हो गई। हाँ हो सकता है, पानी आने का मौसम में तो कुछ भी हो सकता है। ये तो कुछ भी हो सकता है बेटा, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऊर्ध्वाधर तल में वर्तुल गति के बारे में। देखो, ऊर्ध्वाधर तल में वर्तुल गति मतलब वही बात है कि जो चक्री घूमती है ना, मतलब चक्री का मतलब क्या होता है, चक्री का मतलब होता है झूला, डॉलर झूला। डॉलर झूला मतलब जानते हो, वो जो मेले में होता है ना, वैसा वैसा झूला। तो मेले में जैसा झूला होता है वैसे झूले की बात कर रहा हूँ मैं ना। अब वैसे झूले को समझने के लिए थोड़ा सा मुझे तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा यार। ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ाना पड़ेगा एक बार आपको, बीच में थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहूंगा मैं आपको, ऊर्जा संरक्षण का नियम। वो तुम्हें ऊर्ध्वाधर तल में वर्तुल गति समझ में उसी से आएगी। तो पहले हमें छोटा सा एक कंसेप्ट लेना पड़ेगा, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो हेडिंग दो ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या बोलता है ये नियम, लिखो ये नियम क्या बोलता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को न तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में, इसको केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसको केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक रूप से दूसरे रूप में या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। समझ में आएगी बात, मतलब सिंपल सी बात है यार। दुनिया में ऊर्जा जो है ना कहीं से आती नहीं है, दुनिया में ऊर्जा का केवल एक ही सोर्स है, वो है सूर्य देवता। सूर्य देवता के अलावा दुनिया में ऊर्जा कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। हाँ ये बात है कि एक रूप से दूसरे रूप में, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे में ऊर्जा व्यय हो रही है, ये ऊर्जा व्यय हो रही है, तो आई कहाँ से ये ऊर्जा, ये ऊर्जा मेरे खाने से आई है।
तो इसका मतलब उस खाने की ऊर्जा को पढ़ाने की ऊर्जा में मैंने परिवर्तित कर दिया। खाने की ऊर्जा को पढ़ाने की ऊर्जा में मैंने क्या कर दिया? व्यय कर दिया, खर्च कर दिया, खत्म कर दिया। आई बात समझ में? तो यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये ऊर्जा कहीं से उत्पन्न नहीं हुई है। रिपीट करो, दोबारा सुनो। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, मैं लिख देता हूं ना। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। इसे केवल इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। बस ये बात बोली है मैंने। ठीक है। अब इसमें यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ते हैं। देखो, ऊर्जाएं बहुत प्रकार की होती है। मेनली हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा का खासा रोल है। इलेक्ट्रिक ऊर्जा भी होती है, विद्युत ऊर्जा। पर विद्युत ऊर्जा का योग हम मतलब विद्युत ऊर्जा के बारे में हम क्लास 12th के सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। मैकेनिक्स में मेनली यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी ही यहाँ पर काम करती है। सो द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दो एनर्जी का खासा रोल प्ले होता है। तो लिखो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो, पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो कुल मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। और ये टोटल ऊर्जा जो होती है वो हमेशा नियत या कांस्टेंट बनी रहती है। इसका मतलब कुल काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन और कुल पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन हमेशा क्या होता है? शून्य। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, कुल काइनेटिक एनर्जी बराबर में परिवर्तन बराबर कुल पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन। इस तरीके से ये होता है। ठीक है। तो संरक्षी बल के प्रभाव में, संरक्षी मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस, सो संरक्षी बल के प्रभाव में संरक्षी बल के प्रभाव में निकाय की यांत्रिक ऊर्जा निकाय की यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। सदैव
नियत रहती है। यह यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। यह यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। अब मैं आपको समझाता हूं आखिर ये संरक्षी बल क्या होते हैं, या संरक्षी बल क्षेत्र, कांस्टेंट फोर्स रीजन। ठीक है ना, कांस्टेंट फोर्सेस क्या होता है, संरक्षी बल। ठीक है ना, जिसे कंजर्वेटिव फोर्सेस भी बोलते हैं, कांस्टेंट नहीं, कंजर्वेटिव। सो कंजर्वेटिव फोर्स रीजन क्या होता है, जो कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट है वो क्या होता है। तो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने शायद आपको ये बताया होगा कि जो फोर्सेस केवल आर डिपेंडेंट होते हैं, जिनका कर्ल जीरो होता है, जो केवल आर डिपेंडेंट होते हैं, रेडियल डिपेंडेंसी जिनके पास में होती है, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कूलॉम फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, हाँ पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं ये फोर्सेस। तो उन फोर्सेस के लगने वाला जो रीजन होता है, जो क्षेत्र है जिस रीजन में ये फोर्सेस काम करते हैं, वो कंप्लीट रीजन कंजर्वेटिव फोर्स रीजन कहलाता है। ठीक है ना, तो नीचे लो संरक्षी बल क्षेत्र, नोट डाल के लिख लो। संरक्षी बल क्षेत्र क्या होते हैं ये, एक्चुअली इनमें पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना वो जीरो होती है। ठीक है ना, और पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली स्थिति पर निर्भर करती है, केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर, है ना, बाकी किसी पर डिपेंड नहीं करती, स्थिति पर निर्भर करती है। जहाँ पे आर पोजीशन है और पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल स्थिति पर निर्भर करती है, और बल जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव ग्रेडियंट होता है। ये संरक्षी बल केंद्रीय बल भी कहलाते हैं। जो बीएससी वाले सिलेबस में आप लोग पढ़ोगे कैपलर प्रॉब्लम, जो बीएससी वाले सिलेबस में आप लोग क्या पढ़ोगे, कैपलर प्रॉब्लम, वहां पर ये सारी बातें आपको मिलेगी। ये सेंट्रल फोर्सेस होते हैं बेटा, और इन फोर्सेस में आर डिपेंडेंसी होती है, और इनका कर्ल हमेशा जीरो आता है। इनका कर्ल हमेशा क्या आता है, जीरो। तो कोई भी संरक्षी बल अगर आपको देखना हो, पता करना हो, तो ये इनकी बहुत बहुत कॉमन आइडेंटिफिकेशंस है, बहुत कॉमन से इनके एग्जाम पहचान है। इसके एग्जाम्पल में अगर आपको लिखाऊं तो एग्जाम्पल भी इसके बहुत सिंपल से, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है उसके अंदर वो। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड है, मतलब गुरुत्वीय बल। सो ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी यहाँ पर अच्छे से आप लोग बोल सकते हो। ठीक है ना, तो जितने भी ग्रेविटेशनल फील्ड होते हैं ना, उन सब में ये चीज अच्छे से काम करती है। एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल एनर्जी कंजर्व कैसे रहती है। बाय टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल, आई एम जस्ट शोइंग यू कि किसी भी मोशन के दौरान, किसी भी मोशन के दौरान कुल ऊर्जा संरक्षित कैसे रहती है, समझाते हैं। ठीक है, समझाते हैं। जैसे मान लो एक पत्थर है, देखना भी एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ये एक पत्थर है जिसको मैंने ए पॉइंट से स्थिर अवस्था में नीचे फेंका है, एच हाइट पे। अब मैं इसके 3 पॉइंट ले रहा हूँ, एक तो मिड में ले रहा हूँ बी पॉइंट, और एक नीचे ले रहा हूँ सी पॉइंट। मैं आपको ये प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि हर बिंदु पर जो कुल ऊर्जा है वो सेम रहती है, समान रहती है, कांस्टेंट रहती है। तभी तो ये प्रूफ होगा
कि कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। कैसे प्रूफ होगा कि कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, समझाते हैं। अब मैं जैसे पॉइंट ए की बात करता हूं, सपोज सो एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी ई ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलिए आप जरा मुझे बताएंगे ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा क्या है, जरा बताएंगे कि ए बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या है। सोचो। जीरो। क्यों? क्योंकि ए बिंदु पर जो वेग है, जिसे हम प्रारंभिक वेग कहते हैं, जिसे हम प्रारंभिक वेग कहते हैं, वो क्या है? अरे जीरो ही तो है। तो क्या लिखेंगे इसको कि ए बिंदु पर वेग जीरो है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और पोटेंशियल मतलब होता है mgh होता है फॉर्मूला, कि रेफरेंस एक्सिस से आप कितना ऊंचे हो, तो mgh होता है फॉर्मूला। ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से आप खड़े हुए देख रहे हो तो h बिंदु ऊपर है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। याद रखना, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, कोई भी बॉडी जिसके पास मास होता है और वो ग्रेविटी के अंडर मोशन करती है, तो उसका बहुत सिंपल सा एक फंडा होता है, बहुत सिंपल सा उसका एक फॉर्मूला होता है mgh। तो इसकी कुल ऊर्जा कितनी हो गई? mgh। जरा बी पॉइंट पे आना। 8 पॉइंट बी पॉइंट पे कुल ऊर्जा क्या होगी? क्योंकि इसके पास तो वेलोसिटी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर करके हम लोग लिख सकते हैं ना आराम से। तो इसके पास तो वेलोसिटी है, पर इसके पास जो रेफरेंस पॉइंट से हाइट है वो कितनी होगी? अगर मान लो ये x दूरी तय कर चुका है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा? h माइनस एक्स। तो रेफरेंस पॉइंट से इसकी जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? h माइनस एक्स। ऐसा हम कर लेते हैं। अब v को हम चेंज करते हैं, तो हमारे पास जो एक इक्वेशन है, गति की समीकरण का तीसरा इक्वेशन है, v इसको बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, बिकॉज पत्थर नीचे गिर रहा है, ग्रेविटी को सपोर्ट कर रहा है, तो v इसको बराबर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो 2gh का हम लगा सकते हैं फॉर्मूला। तो जैसे हम eb निकालेंगे, इसको ध्यान में रखें, तो हाफ m और 2gh यहाँ रख सकते हैं, और यहाँ पर बचेगा mgh माइनस mgx। सिंपल। तो ये हम लोग जब सोल्व करेंगे, इससे ये कट जाएगा, तो mgh से mgh, सॉरी गति के समीकरण में तो x दूरी तय करेगा ना, ये x थोड़ी ये रहेगा, यहाँ पे x आएगा ना, वो ऊपर से तय कर रहा है ना अपना मोशन। तो जब वो ऊपर से तय करेगा अपना मोशन, तो ऊपर से जब वो अपना मोशन तय करेगा, तो वो mgx, x दूरी चल चुका है ऊपर से नीचे आते वक्त, तो यहाँ पे वो बचेगा x, तो वो x से x कट जाएगा, तो जो बचा वो क्या बचा? mgh। इसका मतलब b पॉइंट पर वही ऊर्जा आ चुकी है जो ऊर्जा ए पॉइंट पर थी, बी पॉइंट पर वही ऊर्जा आ चुकी है जो ए पॉइंट पर थी। अब मैं यही प्रूफ करता हूँ सी पॉइंट के लिए भी। तो सी पॉइंट पे हम लोग जब बात करेंगे, सो एट सी पॉइंट पर आप जब देखोगे, तो वहां पर जो कुल ऊर्जा है वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अपनी चरम सीमा पर होगी उस समय mv स्क्वायर, और पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, बिकॉज हाइट बिल्कुल जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी एकदम हाइट पे डिपेंड करती है, तो सॉरी हाइट जीरो नहीं है, ऊपर से मोशन शुरू हुई है ना, जब मोशन ऊपर से शुरू हुई है तो फिर हाइट जीरो नहीं होती, फिर वो mgh होगी।
एम जी एच पर हमने रेफरेंस पॉइंट साइड देखी नहीं, नहीं सही है। वो एम जी एच तो गति के समीकरण में निकालेंगे हम लोग, तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, क्योंकि ऊपर से मोशन शुरू हो रही है ना, तो जीरो प्लस टू जी एच। परफेक्ट। तो ये वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो फिर ये कितना दे देगा आपको, एम जी एच। यहाँ पर भी सेम एनर्जी आ गई। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य ये हुआ बेटा कि बेसिकली किसी भी पॉइंट पर आप कुल ऊर्जा देखो, हर पॉइंट पर कुल ऊर्जा कांस्टेंट है, फिक्स है, टू जी एम जी एच एम जी एच एम जी एच। तो आप जिस भी पॉइंट पर ऊर्जा देखोगे उस पॉइंट पर ऊर्जा क्या आएगी, एम जी एच। ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ अब हम अगली मोशन पे आते हैं, क्योंकि वहां पर कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज होगा, जिसका नाम है प्रॉब्लम का ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। जो कि झूला था, मेले में जो झूला झूलते हो ना आप, तो मेले में जो झूला झूलते हो वही वही तो है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसकी कुछ बातें पढ़ते हैं, उसके कुछ फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो हेडिंग दो, ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति। समझना इस चीज में, जब डॉलर का झूला घूमता है तो उस पर बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, आप लोग भी फील करते होंगे। ऐसा लगता है ना, गिरे 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 गिरे, जब ऊपर ऊपर पहुंच जाते हैं तब ऐसा फील होता है इस मोशन में कि बस गिरे 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 गिरे। तो ये है आपका डॉलर। अब इस डॉलर में हम कुछ एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ध्यान से देखना। अब हमको इसमें कोई पार्टिकल डॉलर, मतलब आप खुद मान लो डॉलर के अंदर बैठे हो, अब वो डॉलर ऊपर नीचे जा रहा है, तो इसकी गति का अध्ययन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक जगह पॉइंट पर स्टेबल तो मानना ही पड़ेगा। इस डॉलर को कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर स्टेबल मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसका अध्ययन करना है। इसीलिए तो अध्ययन करने के लिए हमको उसे किसी पॉइंट पर तो मानना ही पड़ेगा। तो चलो मान लेते हैं। तो मैं मानता हूं कि पार्टिकल यहाँ अवेलेबल है और ये किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर है एक्सिस से, तो मैं थीटा एंगल कहीं से क्रिएट करता हूं।
हाँ, अब देखो उसको किसी मोशन में को मानना पड़ेगा। जब ये पार्टिकल मोशन कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरफ जाएगी, ये बात तो श्योर है कि उसकी वेलोसिटी इस तरफ जाएगी, और ये पार्टिकल की पोजीशन ये है कि वो थीटा एंगल पर अवेलेबल है, ऐसा हम मान लेते हैं। पार्टिकल अगर यहाँ पर है तो ऑब्वियस सी बात है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका जो बल है वो नीचे लग रहा है, और वो बल क्या है, एम है। और अगर मैं देखूं इस पार्टिकल के थीटा एंगल को, तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी क्या होगा, उसका थीटा होगा। तो थीटा से चिपकी हुई एक्सिस कोस वाली होती है, मैंने आपको पहले बताया है। तो थीटा से चिपकी हुई एक्सिस को कोस मान लीजिए, और इसका जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा। और इस पर अगर मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दूं, मान लो इस तरीके से, तो एक्सिस ड्रॉ करने पर यहाँ पर जो होगा ये वाला ये हो जाएगा हमारे पास एम जी साइन थीटा, इस तरफ क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, पर उसके लिए 90 डिग्री एंगल जरूरी है। तो ये एम जी कोस थीटा है, तो साइन थीटा के लिए मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा एंगल, तब जाके इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये हमारे पास जो एंगल होगा वो होगा एम जी साइन थीटा। ये कोस थीटा, साइन थीटा, बिकॉज दोनों में एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि अगर ये आर रेडियस का कोई हमारे पास सर्कुलर मोशन हो रहा है, आर रेडियस में कोई सर्कुलर मोशन हम लोग कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या होगा, आर रेडियस होगा। अगर ये आर रेडियस है तो इस आर रेडियस से थीटा से चिपकी हुई एक्सिस जो है वो क्या हो जाएगी, आर कोस थीटा, ठीक है ना, आर कोस थीटा। ठीक है। अब इसमें आगे देखना, समझना ध्यान से कि अगर ऐसा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एंगल अलग अलग पॉइंट पे समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट नंबर ए है, इस डॉलर के झूले का ये पॉइंट नंबर ए है, इस डॉलर के झूले का ये पॉइंट नंबर बी मान लेते हैं। ये जो झूला है जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पॉइंट नंबर सी है, और ये जब झूला है वो यहाँ जाएगा तो ये पॉइंट नंबर डी है। अब अगर मैं थोड़ा सा इस पॉइंट के बारे में विचार करूं, तो जब ये यहाँ है तब थीटा इज इक्वल टू क्या है, ए पॉइंट पर 0 डिग्री। जब वो झूला यहाँ पहुंच गया तो थीटा कितना हो गया उसके लिए, 90 डिग्री। जब ये झूला यहाँ पहुंच गया तो थीटा कितना हो गया उसके लिए, 180 डिग्री। जब ये झूला यहाँ आया तो थीटा कितना हो गया उसके लिए, 270 डिग्री। फिर वापस से यहाँ आ गया, एक चक्कर पूरा हो गया तो कितना हो गया उसके लिए, 360 डिग्री। एक पूरा चक्कर होने पर 360 डिग्री। इस स्थिति का अध्ययन करने के लिए मैं अब काम में लूंगा एनर्जी कंजर्वेशन। तो आप किसी भी पॉइंट पर अपना लगा दीजिए एनर्जी कंजर्वेशन, और कहीं पर भी एक रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए। रेफरेंस पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हो। रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए हाइट डिसाइड करने के लिए हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। हाइट डिसाइड करने के लिए हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। तो इस स्थिति में क्या मानेंगे हम लोग, इस स्थिति में हम ये मानेंगे कि लगा दो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन, तो इसमें एफ पॉइंट में मानूंगा जहां पर मैं एनर्जी कंजर्वेशन की बात करूंगा। रेफरेंस एक्सिस पर ही है एफ पॉइंट आपका। तो जहां पे मैं खड़ा हूं वो पॉइंट एफ में मान लेता हूं, ए बी सी डी। अच्छा ठीक है, तो इसी को ई एफ मान लेते हैं। ये जो ए पॉइंट है इसी को ई मान लेते हैं और इसको एफ मान लेते हैं, ठीक है। सो ये रेफरेंस एक्सिस मान लेता हूं मैं। रेफरेंस एक्सिस कहीं से ही मान सकते हो जहां से आपको हाइट देखनी हो। रेफरेंस एक्सिस कहीं से ही मान के स्टडी कर सकते हैं।
लिखो 8 पॉइंट सी, 8 पॉइंट एफ। तो ऑब्वियस सी बात है, एफ पर हम टोटल एनर्जी अगर माने तो टोटल एनर्जी ई एफ इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। और यहाँ पर रेफरेंस एक्सिस है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हाइट जीरो है। हाइट अगर जीरो है तो इसका मतलब उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। हाइट जीरो है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ लिख लो चाहो तो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, और एच की वैल्यू अगर जीरो है तो एम जी एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बिल्कुल वो रेफरेंस पॉइंट पे रखा हुआ है। ठीक है। हाँ देखो, अब हम सी पॉइंट पे आते हैं बेटा। सी पॉइंट आपको दिख रहा है कहाँ पर है, सी पॉइंट जस्ट ऊपर है एम जी एच पे। तो इधर देखो, एट सी पॉइंट, एट सी पॉइंट सी पॉइंट पर मान लीजिए वेलोसिटी वीसी है। अरे नहीं नहीं सोनिया, मेरी बात सुनो। एफ पॉइंट ये वाला है, इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी, ये तो घूम रहा है ना अब झूला, तो घूमते वक्त इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरफ है, तभी तो ऊपर जाएगा वो। अगर उसके पास कोई वेलोसिटी, अरे जब पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरता है ना बेटा, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरता है, फ्री मोशन जब होती है पार्टिकल की, तब उस स्थिति में वेलोसिटी जीरो होती है, फ्री मोशन के टाइम पे, है ना। यहाँ पर तो पार्टिकल एफ पर हम लोग मान रहे हैं फिलहाल तो एफ पर अगर हम लोग मान रहे हैं तो एफ पर तो कोई ना कोई वेलोसिटी है उसके पास, तभी तो ऊपर बढ़ रहा है वो एफ पॉइंट पे। ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं बेसिकली कि सी पॉइंट पर अगर लोग आ जाए तो सी पॉइंट पर तो हाइट कितनी है उसकी, एम जी एच है। तो सी पॉइंट पर कितना हो जाएगा, एनर्जी ई सी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी एच। अब एच की वैल्यू कितनी है, रेफरेंस एक्सिस से हाइट, तो ये रेफरेंस एक्सिस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको हाइट चेक करनी पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट।
तो ये तो तुम्हारे पास आर कोस थीटा है और ये आर है, तो आर प्लस आर कोस थीटा। तो इस स्थिति में तुम्हारे पास ईसी कितना हो जाएगा, 1/2 m VC² प्लस mg आर प्लस आर कोस थीटा। थोड़ा इसको सोल्व करेंगे। इसको तो खैर इक्वेशन 1 बोल दो, इसका स्टडी आपने कर लिया। प्लस mgr प्लस mgr कोस थीटा, ऐसा हो गया। ठीक है। अब देखो सर्कुलर मोशन की कायनात, तुमको कायनात दिखाते हैं। मतलब कि देखो, अगर देखा जाए तो एम जी कोस थीटा यहाँ पर लग रहा है बेसिकली, और देखा जाए तो एक और फोर्स है जो बाहर की तरफ लग रहा है, और टेंशन फोर्स है अंदर की तरफ लगता है। टेंशन फोर्स अंदर लग रहा है, ठीक है, और बाहर की तरफ एक और फोर्स लग रहा है जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r। तो जब मैं फोर्सेस को कंजर्व करूंगा, ए पॉइंट पे तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा फिलहाल, अभी ए पॉइंट पे बाद में करेंगे। ए पॉइंट पर बाद में करेंगे, अभी तो पहले हम बाकी का पॉइंट स्टडी कर लेते हैं। तो अब मैं एफ पर लगाता हूं फ्रॉम द सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन, या फिर फ्रॉम द बैलेंसिंग द फोर्स। तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या हो जाएगा, दो फोर्सेस हैं जो बाहर लग रहे हैं। कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक तो mv²/r बाहर लग रहा है, और दूसरा फोर्स है एम जी कोस थीटा जो बाहर लग रहा है। दिख रहा है आपको, दो फोर्सेस तो बाहर लग ही रहे हैं उस पॉइंट पे। और एक है टेंशन फोर्स जो अंदर लग रहा है, एक है टेंशन फोर्स जो अंदर लग रहा है, तनाव बल जिसे हम बोलते हैं। तो तनाव बल क्या लग रहा है, अंदर लग रहा है। तो इस तरीके से तीन फोर्सेस यहाँ पर बैलेंस हो चुके हैं। तो इसको हम बोल देंगे पर्टिकुलर एफ पॉइंट पर ये हमको क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एफ पॉइंट पर ये मेरे को क्रिएट हो रहा है। सो एट पॉइंट सी, अब मैं ऐसे ही इसी स्थिति को सी पर ले जाऊंगा। ये तो एफ पर था, जहां पर एफ की वैल्यू, थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा है। जहां पर एंगल कितना है, थीटा है। कहां पर, एफ पॉइंट पे। ठीक है, बट मैं यही कहां पे ले जाऊं, अगर सी पॉइंट पे ले जाऊं तो वहां पर थीटा कितना है, 180 है। एक मिनट रुकना।
एक्चुअली सी एफ पॉइंट के ऊपर। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा बढ़ाऊं और सी पॉइंट पर लिखूं तो सी पॉइंट पर तो थीटा एंगल जो है वो 180 का है। सो एट सी पॉइंट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो इससे हाफ सॉरी एम बी सी स्क्वायर अपॉन आर जो होगा वो हो जाएगा इज इक्वल टू टी माइनस एम जी कोस 180 डिग्री, जिसका वैल्यू -1 होता है। तो -1 होता है तो हम उसको टी प्लस एम जी लिख सकते हैं ना, टी प्लस एम जी। सो फॉर जस्ट सर्कुलर मोशन सी पॉइंट पर जस्ट सर्कुलर मोशन है, जस्ट मतलब कि सर्कुलर मोशन होने वाली है, ठीक है ना। फॉर जस्ट सर्कुलर मोशन, जब वहां पर सर्कुलर मोशन होने ही वाली है, सो फॉर जस्ट सर्कुलर मोशन, वहां ऐसा लगता है ना कि बस गिरे गिरे मरे 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 ऊपर ऊपर पहुंच के। सो वो पॉइंट ऐसा है फॉर जस्ट सर्कुलर मोशन मीन्स एट पॉइंट सी वेयर फॉर एन instant tension instant tension will be zero, क्योंकि वहां पर कोई टेंशन फोर्स लगता ही नहीं, तभी तो लगता है गिरे 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 गिरे। तो जब वहां कोई टेंशन फोर्स लगता ही नहीं है तो वहां पर टोटल है हमारे पास एम बी स्क्वायर अपॉन आर, उसका वैल्यू एम जी के बराबर हो जाएगा। और इस स्थिति में अगर वी सी अगर मैं कैलकुलेट करूं एम से एम काट के और सब कुछ करके, तो रूट ऑफ जी आर यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं, रूट ऑफ जी आर यहाँ पर निकाल सकते हैं, सिंपल। अब एक एनर्जी कंजर्वेशन पुट करते हैं नाउ। फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, सी पॉइंट पर कुल ऊर्जा बराबर एफ पॉइंट पर कुल ऊर्जा। सब पॉइंट्स पर ऊर्जाएं समान रहती है, ये बात मैंने आपको पहले ही बोल दी। तो सी पॉइंट पर केवल और केवल क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, वहां पर टेंशन फोर्स है ही नहीं। पर हाँ, जो कुल ऊर्जा है सी पॉइंट पर, जिसे हम पीसी बोलते हैं, मैंने ऊपर निकाली हुई है वो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देख लो। ये 1 है और ये 2 है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई सी इज इक्वल टू ये, तो ये हो जाएगा हाफ एम बी सी स्क्वायर प्लस एम जी आर 1/2 एम वी स्क्वायर। सिंपल, वी सी स्क्वायर का वैल्यू मैंने ऊपर से रख दिया तो वो कितना आएगा, जी आर होगा, मैंने ऊपर निकाला हुआ है वो, प्लस एम जी आर और प्लस एम जी आर कोस थीटा बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी एम जी आर, ये भी एम जी आर, तो एक बार तो 1/2 है और एक बार सिंपल है। तो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर को अलग कर देते हैं हम लोग, और एम पहले तो काट देते हैं, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, एम का तो कोई काम ही नहीं है। सिंपल वी स्क्वायर बचेगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई होते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी आर बच जाएगा और यहाँ पर बचेगा 2 जी आर और यहाँ बचेगा 2 जी आर कोस थीटा। तो इससे v की वैल्यू निकल जाएगी, वेलोसिटी, या वी स्क्वायर निकल जाएगा, जी आर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 + 2 कोस थीटा। ये आपको लर्न करके रखना है कि वर्टिकल
सर्कुलर मोशन में ऊर्ध्वाधर गति में वी स्क्वायर बराबर होता है जी आर 3 + 2 कोस थीटा। एक्चुअली इसी से सारा कुछ निकलेगा, मतलब कि जैसे आपको अलग अलग पॉइंट पे निकालना है, ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया, इसको लर्न कर लेना है ना। सो नाउ 8, जैसे मान लो मैं ए पॉइंट की बात करता हूँ, तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री है, तो वहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 पुट करते कितना हो जाएगा, √5 GR। इन द सेम वे अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करता हूँ, मतलब कि बी पॉइंट की बात करता हूँ, तो बी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, √3 GR। अगर सी पॉइंट की बात करूँ, 180 डिग्री की बात करूँ, तो वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ सी पॉइंट पे। ये ए पॉइंट पर है, ये बी पॉइंट पर है और ये सी पॉइंट पर है, जो मैं ऑलरेडी ऊपर निकाल चुका हूँ। यहाँ से निकालोगे तब भी वही वैल्यू आएगी सेम, ठीक है। अगर तुम डी पॉइंट पर निकालोगे, जहाँ पर 270 इसकी वैल्यू है, तो वी, ये डी पॉइंट है, तो √3 GR हो जाएगी। और घूम फिर के आप वापस से ई पॉइंट पे आ जाओ, तो ई पॉइंट वही है जो ए पॉइंट था, तो ई पॉइंट वही है जो ए पॉइंट था, तो वहां पर अगर वेलोसिटी निकालोगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वहां पर, 5 GR, सेम वही पॉइंट है बिकॉज। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटीज हैं, तो क्या समझोगे, देखो दो आमने सामने के पॉइंट हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो है 3 GR, सेम वही वेलोसिटी यहाँ पर भी है, √3 GR। इन द सेम वे यहाँ पर ये कंडीशन है कि ये वो है, क्या बोलते हैं, उसी कंडीशन है कि भैया बस गिरने वाला है, नो टेंशन फोर्स, टेंशन नहीं है यहाँ पे, तो जस्ट सर्कुलर मोशन कंडीशन है, और यहाँ पर कितना है, √5 GR है। तो हर पॉइंट पे मैंने वेलोसिटी लिख दिया आपके लिए। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटीज का कंसेप्ट यहाँ पर लग सकता है, ठीक ऐसे ही हम टेंशन फोर्स भी निकाल सकते हैं। टेंशन फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, वापस से उस इक्वेशन का यूज करते हैं और वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। कौन सी इक्वेशन का यूज करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 का। अब इक्वेशन नंबर 3 कहाँ पर है, आप बोलोगे सर यहाँ पर है, समझाते हैं कहाँ पर है, किधर है इक्वेशन 3। ये रही, so from equation 3, तो t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv² r, ठीक है। तो अब मैं अगर v की वैल्यू इक्वेशन नंबर ऊपर से पुट कर दूं, तो मैंने v का वैल्यू ऊपर निकाला हुआ है, तो जैसे ही मैं वी स्क्वायर का वैल्यू पुट करूंगा बेटा, तो वो है GR और 3 + 2 कोस थीटा। इसको सोल्व कर लो, ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं इसको सीधा लिख दे रहा, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3mg 3mg 1 + कोस थीटा, 3mg 1 + कोस थीटा, दैट्स इट। ये भी लर्न करके रखना है आपको, क्योंकि हर पॉइंट पे आप टेंशन फोर्स निकाल सकते हो। जैसे मान लो एट थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब ए पॉइंट पे, तो टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा, थीटा 0 पुट करते हैं 6mg, अरे यहाँ पुट करना है थीटा यार, यहाँ पुट कर दो, cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, 6mg हो जाएगा। एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब बी पॉइंट पे, सो टेंशन फोर्स एट बी पॉइंट वो कितना हो जाएगा, 3mg, ठीक है। टेंशन फोर्स एट सी पॉइंट
वहां पर तो टेंशन जीरो होगा ना, समझाया था ना मैंने। जस्ट कंडीशन वहां पे तो कुछ टेंशन लगता ही नहीं, तो खैर जीरो आएगा। इस फॉर्मूले में पुट करोगे तब भी जीरो आएगा, चिंता मत करना। थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, मतलब कि डी पॉइंट पर जब निकालोगे तब कितना आएगा 3 mg, और थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब कि ई पॉइंट पे निकालोगे तब भी कितना आएगा, वही आएगा जो ए पॉइंट पे था, क्योंकि वो तो सेम ही तो है पॉइंट। दोनों पॉइंट सेम है, इस वजह से वो सेम ही आएगा, आप चिंता मत करना उसमें ना। तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसमें कुछ नोट लिख लो, फाइनल नोट जो मैं लिखाने वाला हूँ, फिर इसको क्लास को ख़त्म करते हैं। ये तुम्हारा सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा फिर। निम्नतम तथा उच्चतम बिंदुओं में तनाव में अंतर। निम्नतम तथा उच्चतम बिंदुओं के तनाव में अंतर साफ साफ दिख रहा है आपको, है ना। निम्नतम तथा उच्चतम बिंदुओं के तनाव में अंतर कितना हो रहा है, भार का 6 गुना। भार mg है ना उसका, और mg का 6 टाइम्स हो गया ना वो। दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट लिखो। जैसे जैसे कण, जैसे जैसे कण जैसे जैसे कण निम्नतम स्थिति ए से, निम्नतम स्थिति ए से निम्नतम स्थिति ए से उच्चतम स्थिति सी तक जाता है। निम्नतम स्थिति ए से उच्चतम स्थिति सी तक जाता है, वैसे वैसे उसकी चाल और डोरी में तनाव घटने लगता है या घटते जाते हैं। वैसे वैसे उसकी चाल तथा डोरी में तनाव घटते जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो। ऊर्ध्ववृत्त पूर्ण करने की शर्त। ऊर्ध्ववृत्त का मतलब होता है कंप्लीट सर्कुलर मोशन। ऊर्ध्वाधर वृत्त वर्टिकल सर्किल। ऊर्ध्ववृत्त पूर्ण करने की शर्त टीसी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तनाव बल जो है ना वो सी पॉइंट पर या तो ज़्यादा हो या फिर बिल्कुल जीरो हो, तब जाके वो सर्कुलर मोशन पूरी करता है। पॉइंट नंबर 4, ऊर्ध्ववृत्त पूर्ण करने के लिए न्यूनतम बिंदु पर वेग, मतलब कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने के लिए ऊर्ध्ववृत्त पूर्ण करने के लिए न्यूनतम बिंदु पर वेग
वी ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 GR। उच्चतम बिंदु पर वेग वी सी बराबर रूट GR। नंबर 4 लिखो। गेंद को गेंद को डोरी से बांधकर गेंद को डोरी से बांधकर गेंद को डोरी से बांधकर ऊर्ध्ववृत्त में घुमाया जाए ऊर्ध्ववृत्त में घुमाया जाए गेंद को डोरी से बांधकर ऊर्ध्ववृत्त में घुमाया जाए तो डोरी के टूटने की संभावना निम्नतम बिंदु पर होती है। तो डोरी के टूटने की संभावना निम्नतम बिंदु पर होती है। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, अब कल पढ़ेंगे। यहाँ तक तुम्हारा मोशन खत्म होता है। आप वो 1 डायमेंशन के सवाल कर लेना, बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस कर पाओगे उसकी बाद से फिर मैं आपको 2 डायमेंशनल मोशन के क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है ना, पहले 1 डायमेंशनल के तो खत्म करो, वेलोसिटी वो सब, एक्सेलरेशन, इन सब के सवाल तो आपको आने चाहिए ना कंप्लीट, तभी जाके तो मज़ा आएगा। इसीलिए जो असाइनमेंट आपको दिया है उसको कंप्लीट करो एस कैप एस एप एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द ख़त्म करो उसको, ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है ना, ये यूनिट भी आपकी बस अब जल्दी ख़त्म होने वाली है, इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं, इसमें केवल एक तो फ्रिक्शन बचा हुआ है, तो फ्रिक्शन में कल करवा दूंगा। फ्रिक्शन के बाद में वो जो आता है ना, रोड के अंदर चलती है गाड़ियाँ, वो घुमाव उत्पन्न करती है, वो सब चलेगा। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे। खैर चलेगी यूनिट, अच्छी खासी यूनिट है, बड़ी सारी, तो यूनिट को कंप्लीट करने में लग जाएंगे 3-4 दिन। हाँ, बट तब तक आप लोग कोशिश करो कि यूनिट नंबर जो 3rd है आपकी, मोशन इन 1 डायमेंशन, उसको आप जल्दी फिनिश करो। थैंक यू, बाय बाय।